वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, आज हम लोग थोड़ा कमेंट चेक कर लेते हैं, बच्चों द्वारा भेजे गए कमेंट क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कमेंट है, सोल्जर एक्स वाई टी। सोल्जर एक्स वाई टी लिखते हैं कि सर इस वीडियो में क्लियरिटी है। हाँ बच्चा, क्लियरिटी के लिए विशेष वर्क किया जा रहा है। अभी महज 1 से 2 दिन में क्लियरिटी और भी डेवलपमेंट होगा। अगला है मणिकांत बोल रहे हैं, मणिकांत जी बोल रहे हैं कि सर वेरी नाइस। अच्छा, वेरी नाइस बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, धन्यवाद मणिकांत जी। और जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग कमेंट दे रहे हैं, सभी का कमेंट हम देख रहे हैं बराबर, और सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और एक है कि सक्सेस ह्यूमन बोल रहे हैं कि सर बच्चों के लिए पीडीएफ अपडेट कर दीजिए। तो सक्सेस ह्यूमन जी, बच्चों के लिए पीडीएफ जो है बराबर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके हर एक चीज का पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, और जितने भी लोग का कमेंट है, कमेंट हम बराबर चेक कर रहे हैं, जो भी है आपका कमेंट हम देख रहे हैं। तो बच्चा, आज के सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास 10 2022 सेट 2 क्लास 10 2022 साइंस पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। सेट 2 का है, पार्ट 2 रहेगा, और ये सेट 2 भी है। सेट 2 का पार्ट 2 2022, और ये साइंस का है। ठीक, तो बच्चा लोग, अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं और या आप 2022 का सेट 1 देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो अनसॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि अनसॉल्व से ही क्वेश्चन एग्जाम में या एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी तुरंत। और आजकल के बच्चे जो है बच्चों, जो बच्चे हैं वो पबजी ज्यादा खेलते हैं। तो पबजी खेलने वालों के लिए 2 लाइन है, पबजी खेलने वालों के लिए 2 लाइन है कि तेरी किस्मत नहीं बदलेगी पबजी, तेरी किस्मत नहीं बदलेगी खेलने से पबजी। आओ पढ़ लो बेटा, आओ पढ़ लो बेटा, वरना एक दिन बेचनी पड़ेगी सब्जी। तो ज्यादा पबजी वगैरह मत खेला करिए, आप पढ़ाई करिए, अभी आपकी उम्र पढ़ाई करने की है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का है, क्वेश्चन नंबर 5 का है। तो 5 के का में, अच्छा अभी इसका भी जो आपका पीडीएफ है, इसका पीडीएफ क्वेश्चन जो है उसका भी अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रोपेनॉल है, तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं C2H5OH, C3H7OH। तो यहाँ से बच्चा प्रोपेनॉल का फार्मूला होता है, ये हमारा है C3H7OH, CnH2n, और उसके बाद हमारे पास एक समूह है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, अधातु है, अधातु है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें दिया गया है के, पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्युमिनियम और सोडियम। तो जो के है, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये हमारे एस ब्लॉक के हैं, फ्लोरीन जो है हमारा अधातु है। तो यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, अधातु। अगला गा नंबर है, गा नंबर बोल रहा है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, लोहा, कॉपर, सोडियम और कार्बन। तो बच्चा लोग, सोडियम राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है, Na, सोडियम का सिंबल क्या है, Na। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि व उपयोग। तो सबसे पहले बच्चा हमारे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चा लोग फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4, CaSO4, उसके बाद हाफ H2O, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ H2O को हम लोग बोलते हैं बच्चा लोग क्रिस्टलन जल। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन जल। या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, CaSO4 का होल 12, उसके बाद H2O। चाहे इसको बोल दें चाहे इसको बोल दें। तो बच्चा यहाँ पर बनाने की विधि क्या आएगी, बनाने की विधि आसान सा है, बनाने की विधि।
तो बच्चा लोग यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यदि हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वहां से हमें क्या प्राप्त होता है, वहां से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है बच्चा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम लोग जिप्सम का फार्मूला लिखेंगे। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसको कितने डिग्री पर गर्म करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर। 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग जिप्सम को गर्म करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा बच्चा, यहाँ से हमें प्राप्त होता है, CaSO4 होल ट्वाइस, CaSO4 होल ट्वाइस, उसके बाद H2O, इसके बाद H2O, और ब्रैकेट में हमें प्राप्त होता है 3 टाइम्स H2, मतलब 3 टाइम्स जल प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, इस समीकरण को बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पर Ca कितना है, 2 से गुणा कराएंगे 2 आएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा बच्चा। अब इसके बाद इसमें बोला है कि उपयोगिता लिखिए, तो उपयोग क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो उपयोगिता क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी आप देखेंगे किसी का भी हाथ पैर टूट जाता है तो उस पर जो एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वही हमारा क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका उपयोग क्या हो गया कि हड्डी टूटने पर प्लास्टर के रूप में उपयोग करते हैं। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, पहला हो गया। दूसरा हम लोग लिख लेंगे मूर्ति वगैरह बनाई जाती है, मूर्ति बनाने में। दूसरा क्या लिखेंगे, मूर्ति बनाने में। तीसरा बच्चा लोग क्या लिखेंगे, तीसरा हमारे पास आएगा, तीसरा आएगा कागज बनाने में या कागज उद्योग में। ठीक है, ये हमारे 3 उपयोग हो गए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है बच्चा लोग, ये 2020 के सेट पहले में हमने करवाया है, तो आप अगर उस रेडॉक्स अपक्रिया को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है मेंडलीव का आवर्त नियम और इस सारणी की 2 विशेषताएं। तो हम लोग करते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है ग 6 का ग, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम। तो मेंडलीव के आवर्त नियम में बताया गया है कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी तत्व होते हैं या जो भी तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है मेंडलीव की आवर्त का नियम। क्या है कि तत्वों के जो परमाणु भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद बोला गया है कि इनकी विशेषताएं लिखना है। तो भैया इनकी विशेषताएं क्या है, विशेषता पहली है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद जो तत्व के सही परमाणु भार की क्या हुई, सही परमाणु भार की व्याख्या की जा सकी। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही परमाणु भार ज्ञात करना, परमाणु भार ज्ञात करना। ठीक बच्चा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बोला गया है कि नए तत्वों की खोज। क्या हो गया, नए तत्वों की खोज। तो इनसे क्या क्या विशेषता मिली, सही परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है, नए तत्वों की खोज की जा सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से समाप्त हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हम बच्चों क्लियरिटी चेक कर लेते हैं। हाँ, क्लियरिटी आपकी नंबर 1 की है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा जा रहा है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है।
कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। तो हम लोग देखेंगे कार्बन की सर्वोमुखी प्रकृति। तो बच्चा लोग आप लोग पढ़ाई मेहनत से करते रहें, पढ़ाई आप लोग करते रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ना मुश्किल नहीं है, पढ़ना मुश्किल नहीं है, बल्कि पढ़ते वक्त नींद को हराना मुश्किल है ना। पढ़ना मुश्किल नहीं है, बल्कि पढ़ते वक्त नींद को हराना मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नींद पर कंट्रोल करेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर के का में क्या है, कार्बन की का नंबर है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो बच्चा लोग कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। अभी तक जो भी ज्ञात कार्बनिक रसायन है या कार्बनिक जो तत्व हैं उनकी संख्या 30 लाख है। तो अब तक ज्ञात कार्बनिक तत्वों की संख्या कितनी है, 30 लाख। मतलब 30 लाख कार्बनिक तत्वों का 30 लाख कार्बनिक तत्वों का अध्ययन किया जा चुका है। तो इसमें सबसे पहले इसका रीजन क्या है, 30 लाख जो कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया गया है, इसका रीजन हमारे पास एक है कि जो श्रृंखलन होता है, क्या होता है श्रृंखलन। तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलन। इसका कारण क्या है, पहला कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलन, कार्बन परमाणु की श्रृंखलन, अब श्रृंखलन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, श्रृंखलन का मतलब होता है कि कार्बन जो एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। दूसरा क्या आ जाएगा, कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता। तो यहां से अगला क्या हो जाएगा, कार्बन परमाणु की चतु संयोजकता। इतना आपको लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चतुस्संयोजकता का मतलब क्या है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो ऐसे भी हो सकती है कि ये सभी एक एक बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, या ऐसे भी हो सकती है कि एक जुड़ेगा, एक से 2 जुड़ेगा, ऐसे जुड़ सकता है। मतलब कुल मिला के 4 होने चाहिए, या ऐसे भी हो सकती है, और या तो एक हो गया 3 बॉन्ड, एक हो गया 1 बॉन्ड। तो 1 2 3 4 चतुस्संयोजकता। ठीक है बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास खा नंबर है निस्तापन तथा भर्जन, निस्तापन तथा भर्जन। तो निस्तापन तथा भर्जन क्या होता है बच्चा लोग, निस्तापन तथा भर्जन, निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा, निस्तापन एक ऐसी क्रिया होती है, निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, में गर्म करते हैं। ठीक है, में गर्म करते हैं। मतलब निस्तापन क्या होता है, निस्तापन में हम अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जबकि भर्जन में क्या होता है, अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं। जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अब देखो, अगर इसमें वायु की अनुपस्थिति है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं, वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं, बच्चा लोग, नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निस्तापन तथा भर्जन में अंतर। निस्तापन में होगा कि निम्न ताप रहेगा हमारे पास,
ताप क्या रहेगा, निम्न रहेगा। उसके बाद वायु की अनुपस्थिति है, जबकि भर्जन में क्या होगा, ताप उच्च रहेगा और वायु की नियंत्रित मात्रा भी देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है, तो हम लोग अगला पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अधिक ऑक्सीजन देते हैं, मतलब जिसमें ऑक्सीजन देने की क्षमता अधिक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 का है, 8 का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बच्चा लोग एक हमारे ये ऑक्सीकरण का मतलब है कार्बनिक यौगिकों की, कार्बनिक यौगिकों की, 8 का नंबर। बच्चा लोग जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया दो प्रकार से, एक हमारा फर्स्ट चैप्टर में है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन वो नहीं, इसमें बोला गया कार्बनिक यौगिकों की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो पहला वाले चैप्टर का दूसरा है, ये वाला दूसरा है। यहाँ पर कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता क्या होती है बच्चा लोग, अधिक होती है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ पदार्थों में, कुछ पदार्थों में, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को, अन्य पदार्थों को, अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता को, ऑक्सीजन देने की क्षमता अधिक होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देने की क्षमता अधिक होती है, देने की क्षमता, क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा लोग, ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है बच्चा, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इन पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक कहते हैं। अब इसका हमें एक अभिक्रिया देना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एथाइन एल्कोहल लेते हैं। एथाइन एल्कोहल का फार्मूला क्या है, CH3CH2OH। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, CH3CH2OH। अब हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एथाइन, एथाइन एल्कोहल, एथाइन एल्कोहल, एथाइन एल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, एथाइन एल्कोहल जो है, एथाइन एल्कोहल को हम लोग, एक होता है हमारे पास नवजात ऑक्सीजन। क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन का मतलब हो गया बच्चा लोग कि अकेला ऑक्सीजन है। क्या है, अकेला ऑक्सीजन है। तो अगर हम लोग एथाइन एल्कोहल की अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, और यहाँ पर हम लोग उत्प्रेरक क्षारीय, क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर इसे हम लोग क्या बोलेंगे, KMnO4 को हम लोग बच्चा लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हम लोग इसको उत्प्रेरक देंगे। तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है बच्चा लोग, यहाँ से हमें प्राप्त होता है CH3COOH। CH3COOH क्या होता है, एथेनोइक अम्ल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। इसे क्या बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक बच्चा लोग, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 8 का खा नंबर है, 8 का खा नंबर है बच्चा लोग। यहाँ पर हमें दिया गया है समजातीय, समजातीय श्रेणी क्या होती है, समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी क्या होगी, समजातीय श्रेणी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्रियात्मक समूह है, या कार्बनिक यौगिकों का ऐसा क्रियात्मक समूह, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा क्रियात्मक समूह, कार्बनिक यौगिकों का
कार्बनिक यौगिकों का ऐसा क्रियात्मक समूह बच्चा, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा क्रियात्मक समूह, ऐसा क्रियात्मक समूह। तो कार्बनिक यौगिकों का ऐसा क्रियात्मक समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। समूह जिनका सामान्य सूत्र व या एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। तो इस प्रकार के या ऐसे समूह या ऐसे श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं या समजातीय श्रेणी कहलाता है। समजातीय श्रेणी क्या होता है? श्रेणी कहलाता है। ठीक बच्चे लोग, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है मेथेनॉल। मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH। मेथेनॉल। अब मेथेनॉल का फार्मूला क्या हो गया भाई लोग? मेथेनॉल का फार्मूला हो गया CH3OH। अब अगर हमारे पास एथेनॉल हो, अगर हमारे पास क्या हो? एथेनॉल। तो एथेनॉल, अब एथेनॉल क्या होता है? सबसे पहले अगर हम लोग एथेनॉल की बात करें तो CH3CH2OH, CH3CH2OH। ऐसे अगर हम लोग प्रोपेनॉल की बात करें, CH3, प्रोपेनॉल में कितना कार्बन नंबर आएगा? 3 आएगा। ऐसे हम लोग ब्यूटेंट की बात करेंगे तो इसमें देखो, इसमें बोला गया सामान्य सूत्र CH3 सबका है। उसके बाद क्या बोला गया? क्रियात्मक समूह क्या लगा है? OH लगा है। तो दोनों क्या है? सेम है। इस प्रकार की श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे? समजातीय श्रेणी कहते हैं बच्चा, समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगला हमारे पास है साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन क्रिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन क्रिया। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन क्रिया। साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन क्रिया। तो यहां से हम लोग की हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 8 का गा है। बच्चा लोग जितना हम लिखवा रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं, हम नंबर के हिसाब से आपको बता रहे हैं। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, जितना अभी हमने बताया इतना सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको टोटली नंबर मिल जाएगा बच्चा। ठीक है, तो हमारे पास है 8 गा का साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन क्रिया। साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन क्रिया तो बच्चा लोग साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन क्रिया जो होती है, इसी को ही हम लोग मिसेल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक संरचना बना ले किसका? मिसेल का। मिसेल में होता क्या है? मिसेल में कोई भी साबुन होता है, उसके 2 अणु होते हैं, जिसे हम लोग क्रमशः जल रागी और जल विरागी कहते हैं। जल रागी क्या होता है? जल रागी सिरा जल की ओर होता है, और जल विरागी क्या होता है? जल विरागी सिरा जो होता है वो हाइड्रोकार्बन की ओर होता है। इसका मतलब जो भी गंदगी है, जो भी तैलीय पदार्थ है, उसकी तरफ रहता है। तो हम एक संरचना बनाते हैं। जैसे ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कि तेल का एक बूंद। ये क्या है? तेल का एक बूंद। तेल का बूंद का मतलब क्या हो गया? गंदगी कुछ है, किसी कपड़े में लगी है। इसी को हमें साफ करने की या स्वच्छ करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं निर्मलन क्रिया। तो जैसे अभी इसमें हमारे पास चारों तरफ क्या होगा? चारों तरफ यहाँ पर एक हमारे पास क्या होगी? लाइन होगी। ऐसे चारों तरफ क्या होगी? चारों तरफ ऐसे सांप बना होगा। चारों तरफ क्या बना होगा बच्चा लोग? सांप बना होगा। अरे सांप नहीं बना होगा, लाइन होगी। क्या होगी? लाइन होगी। ठीक है, ऐसे कुछ। अब इसके बाद क्या होगा? किनारे किनारे पर जल भरा है। क्या भरा है? जल भरा है। तो यहां से हमारे पास क्या भरा बच्चा लोग? जल भरा है।
जलपरा है, जलपरी है, जल भरा है। और इस जल में क्या होगा, इस जल में क्या होगा, इस जल में हमारे पास दो सिरे, जैसे ये वाला हमारे पास है बच्चा, ये वाला है, तो इसमें ये वाला सिरा जो जल की तरफ है इसे हम क्या बोलेंगे, जल रागी। इसे क्या बोलेंगे, जल रागी, जल रागी। अब जल रागी क्या होता है, ऐसा सिरा, ऐसा सिरा जो जल की तरफ हो, ऐसा सिरा जो कहाँ हो, ऐसा सिरा, ऐसा सिरा, ऐसा सिरा जो जल की तरफ हो, ऐसा सिरा जो जो जल की तरफ हो, जल की तरफ हो या जल की ओर हो, जल की ओर हो, जल रागी सिरा कहलाता है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे जल विरागी। जल विरागी क्या होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन मतलब जो तेल का बूंद है या हाइड्रोकार्बन। तो अब हमारे पास अगला क्या है, जल विरागी सिरा। क्या है, जल विरागी। बच्चा लोग ये 2 नंबर में है, 2 नंबर में आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, 2 नंबर के लिए भी जितना हम बता रहे हैं बहुत है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को साझा करें, जिससे इस वीडियो में बताई गई अच्छी अच्छी बातें क्वेश्चन में आएगा, जो आपके एग्जाम में आएगा वो सभी को मिल सके। तो यहाँ से बच्चा लोग क्या हो जाएगा, जल विरागी, जल विरागी। और बच्चे लोग अगर किसी भी प्रकार की समस्या रहे, कोई भी कंफ्यूजन रहे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, जल विरागी। जल विरागी सिरा ऐसा सिरा होता है, ऐसा सिरा, ऐसा सिरा, ऐसा सिरा जो जो हाइड्रोकार्बन, 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 हाइड्रोकार्बन या या तैलीय पदार्थ की तरफ हो, तैलीय, 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 तैलीय पदार्थ की तरफ हो, पदार्थ की तरफ हो, पदार्थ की तरफ हो, की तरफ हो, की तरफ हो, जल विरागी सिरा कहलाता है, जल विरागी सिरा, जल विरागी सिरा कहलाता है, जल विरागी सिरा कहलाता है, कहलाता है बच्चा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साबुन तथा अपमार्जक के 2 कण होते हैं या 2 अणु होते हैं, जिसमें एक जल रागी होता है, दूसरा जल विरागी होता है। जल रागी क्या होता है, ऐसा सिरा जो जल की तरफ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जल रागी बोलते हैं। उसके बाद जल विरागी क्या होता है, ऐसा सिरा जो हाइड्रोकार्बन या तेलीय पदार्थ की तरफ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जल विरागी सिरा कहते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद जो ये संरचना हुई है, जो संरचना इस बन रही है, इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्मलन क्रिया कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं, जो किनारे किनारे पर है ना, ये वाली संरचना यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्मलन क्रिया कहते हैं बच्चा। तो 2 नंबर में इतना लिखेंगे आपके लिए सफिशियंट है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एथेनॉल की 4 अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोग भी लिखिए। ये आपका 7 नंबर में आया है। तो इसको बच्चा लोग हम करते हैं, इसको हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर को। तो ये 8 का अथवा करके है, 8 का अथवा करके, 8 का अथवा करके है, 8 का अथवा करके, 8 का अथवा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एथेनॉल। तो बच्चा लोग एथेनॉल, सॉरी एथेनॉल, एथेनॉल को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एथेनॉल को हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, एथिल, एथिल एल्कोहल। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। अब बच्चा लोग जैसे एथिल एल्कोहल आ गया तो आपसे पूछा जाए या नहीं, आप इसका सामान्य सूत्र अपने मन से लिख दो, मतलब जो भी होता है क्या होगा, C2H5OH। क्या होगा, C2H5OH। अब इसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, चाहे तो इसका संरचना बना ले, चाहे तो इसका संरचना बनाएंगे तो क्या बनेगा, C है, 2 C लगा दो। उसके बाद यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 2 5 है, तो यहाँ इधर एक लगा दो, 1 हो गया, इधर 1 हो गया और इधर 1 हो गया, 3 हो गया। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर एक 4 हो गया,
इसके बाद इधर देखो एक O है, O लगा दिया, और इसके बाद एक H है, तो इधर 2 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5, और भी 5 2 7 1 8 लाना है, एक H इधर लगा दें और एक H और कहाँ लगा दें, और एक H हम लोग इधर लगा दें, एक H इधर लगा दें। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 5 2 7, ठीक है, तो 3 3 6, अच्छा ये 5 और एक 6 है, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो ये इसकी क्या है, संरचना है, इसकी क्या है, संरचना। अब हम लोग सबसे पहले बोला गया है इसके रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब क्या हो गया कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया के बनाने की विधि आपसे नहीं पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल जो होता है उसमें हमें पूछा गया है कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग इसकी निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला लिखते हैं, पहला रासायनिक अभिक्रिया है क्षार धातुओं से क्रिया, पहला क्या है, क्षार धातुओं से क्रिया, पहला क्या है, क्षार धातुओं से क्रिया है। तो बच्चा लोग हम लोग लिखेंगे, तो बच्चा लोग एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बनाने के हमारे पास तरीके क्या है, हमने 4 तरीकों का वर्णन किया है, अब हम आपको बता रहे हैं। पहला है क्षार धातुओं से क्रिया, तो क्षार धातुएं क्या होती हैं, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम धातु से अवक्रिया करके यह हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो यहाँ से बच्चा लोग क्या आएगा कि जो सोडियम या पोटेशियम धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, मतलब इसकी अभिक्रिया हम करवा देंगे C2H5OH का Na के साथ या K के साथ कराओ, Na का साथ कराएंगे यहाँ Na आएगा, आप पोटेशियम के साथ कराओगे यहाँ पोटेशियम आएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा C2H5ONa, मतलब यहाँ से C2H5ONa यहाँ तक मिलेगा, और उसके बाद Na मिलेगा, और ये जो हाइड्रोजन है क्या होगी, मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी बच्चा लोग, मुक्त होगी। तो यहाँ से हमारा पहला ये समाप्त हुआ, पहला। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, इसे C2H5ONa को क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या है, एसीटेट अम्ल से क्रिया, एसिटिक अम्ल से क्रिया, एसिटिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, इसकी अभिक्रिया मतलब एथेनॉल या एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। यहाँ देखो CH3COOH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, C2H5 एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग H2SO4 जो होता है सांद्र होता है, तो ये उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया की दर को तेज कर देता है, मतलब अभिक्रिया को जल्दी से होने के लिए उत्प्रेरक हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त होता है CH3COOC2O5, यहाँ से देखो इतना हमें प्राप्त होगा माइनस का, और यहाँ से ये वाला प्राप्त होता है प्लस का, तो प्लस और माइनस इकट्ठा आएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3COO, उसके बाद यहाँ से C2H5, उसके बाद देखो यहाँ से एक H बचा है और यहाँ OH बचा है, H क्या हो जाएगा, H2, उसके बाद क्या होगा, O होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, H2O बच्चा लो। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, CH3COOC2H5 को बोलते हैं एथिल एसीटेट, ठीक। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है अमोनिया से क्रिया, तो इसको का मतलब क्या हो गया, एथिल अल्कोहल को कॉपर क्रोमाइड की उपस्थिति में गर्म करने पर। अब कॉपर क्रोमाइड क्या है, ये उत्प्रेरक हम लोग डालेंगे, तो कॉपर क्रोमाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखो C2H5OH प्लस NH3, मतलब अमोनिया को हम लोग क्या यहाँ पर यूज करेंगे, कॉपर क्रोमाइड की उपस्थिति में। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, C2H5 और यहाँ से NH2, एक H यहाँ से बना है और OH यहाँ बचा है, तो यहाँ में क्या बनाएगा, H2O। अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एथिल एमीन। चौथा क्या है बच्चों, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है, जैसे C2H5OH प्लस H2SO4, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, C2H5, इतना सा हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा C2, यहाँ से हमें मिलेगा C2H5OH, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, C2H5OH फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मतलब हम लोग, ये बच्चा थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर आएगा PCl5, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये वाला हमारा है, ये वाला हमारा क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, मतलब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो हमें प्राप्त होता है C2H5Cl, इसे हम लोग एथिल क्लोराइड बोलेंगे, एथिल क्लोराइड। और POCl3, इसे बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। और HCl को आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस प्रकार से बच्चा लोग एथेनॉल की हमें
4 अभिक्रियाएं या जो 4 रासायनिक अभिक्रिया है प्राप्त होती है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि इसके हमें उपयोग बताना है। तो इसका पहला उपयोग क्या होगा, हम बोले दे रहे हैं। पहला उपयोग है कि नशीले पदार्थ बनाने में। क्या उपयोग है, नशीले पदार्थ के रूप में। नशीले पदार्थ का मतलब हो गया नशीले पदार्थ के रूप में, जैसे अल्कोहल है, शराब है रूप में। दूसरा क्या है कि जो हमारे पास आयोडीन नमक होता है या जो कफ सिरप होता है उसमें इसका यूज होता है। तो यहां पर लिख देते हैं आयोडीन नमक हो गया, कफ हो गया, कफ सिरप सिरप के रूप में होता है। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो हम लिख देते हैं अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। तो ये हमारे 3 उपयोग हो गए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। और तब अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग अगले सेशन में लाएंगे मैथ 2022 सेट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और जय हिंद।